हाय फ्रेंड्स। और हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग की पिछली क्लास में हमने उनके सभी प्रकार को पढ़ लिया था, सब स्टेशन के प्रकार को, और इंडोर टाइप, आउटडोर टाइप, और आउटडोर टाइप में 2 पोल माउंटेड, 4 पोल माउंटेड एंड फाउंडेशन टाइप। तो आज हम क्वेश्चन चलेंगे इस पर। इंडोर टाइप सब स्टेशन का क्वेश्चन है, तो इंडोर टाइप सब स्टेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके डायग्राम को देखते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक शहर को विद्युत शक्ति प्रदान करने हेतु, यहाँ पे प्रदान करना लिख दिया, भूल गया। एक शहर को वितरित प्रदान शक्ति प्रदान करने हेतु 11/0.4 kV तथा 1000 kVA 50 हर्ट्ज का इंडोर टाइप सब स्टेशन स्थापित करना है। कौन सा स्थापित करना है? इंडोर टाइप सब स्टेशन। इंडोर में बता चुका हूं, भवन के अंदर सब स्टेशन स्थापित करना है। ओके दोस्तों, जिसमें 250 kVA के 4 आउटपुट सोर्स दिए जाने हैं। 250 kVA के 4 आउटपुट सोर्स को देना है। 250 kVA के 4 आउटपुट सोर्स होंगे, तभी 250 kVA के 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल 1000 kVA हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पावर कितनी है? 1000 kVA ही पावर है, और 250 kVA के 4 आउटपुट सोर्स है। ओके, दिए जाने हैं, तो हमें उसकी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी है। ठीक, तो अगर मुझे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी है तो एस्टिमेटिंग में क्या क्या सामान लगेगा उसकी पूरी सूची बनानी होगी, पूरी लिस्ट बनानी होगी। और वो लिस्ट तभी बन पाएगी जब हमें हर चीज पता होगा कि करंट कितनी फ्लो होगी, तभी तो हमें वायर की मीजर पता पड़ेगा, क्योंकि वायर की जो माप पता होती है वो हमें करंट की रेटिंग से पता पड़ती है। ओके, और क्या क्या लगना है वो सभी चीजें, सब स्टेशन में क्या क्या चीजें लगती हैं वो सभी चीजें हम एस्टिमेटिंग में लिखेंगे। लेकिन एस्टिमेटिंग आने के लिए हमें सबसे पहले डायग्राम आना चाहिए, हमें सबसे पहले उसका सिंगल लाइन डायग्राम आना चाहिए। अगर हमें सिंगल लाइन डायग्राम या मल्टी लाइन डायग्राम आता है तो हम एस्टिमेटिंग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फिर हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखो, एक शहर है, एक शहर को मुझे विद्युत शक्ति प्रदान करना है। उसके लिए मुझे एक इंडोर टाइप सब स्टेशन स्थापित करना है, जिसमें जो पावर है, जो ट्रांसफार्मर है वो 1000 kVA का है, और 11/0.4 kV का ट्रांसफार्मर है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ओके, और मुझे आउटपुट फीडर कितने लगाने हैं? 4 आउटपुट फीडर लगाने हैं 250 kVA के। ओके दोस्तों, अब मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो, मुझे इंडोर टाइप सब स्टेशन स्थापित करना है, तो इंडोर टाइप के लिए मुझे सबसे पहले शीट पर इंडोर टाइप डायग्राम बनाना होगा। इंडोर टाइप का सिंगल लाइन डायग्राम बनाएं। तो देखो, यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन डायग्राम को प्रदर्शित किया है। किसका है ये? इंडोर टाइप सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम किया है। देखो, जो अपनी बिजली जनरेशन पर जो वोल्टेज जनरेट होता है वो कितना केवी का जनरेशन होता है? 11 केवी का जनरेशन होता है। भारत में जो कितने केवी का जनरेशन होता है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि 11 केवी का जनरेशन होता है। 11 केवी स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो 11 केवी पे जनरेशन हुआ। ओके, फिर वहां पे मैंने तुरंत वहां पे STOCB हाई टेंशन ऑल सर्किट ब्रेकर लगाया, जो कि एक क्या है? एक स्विच होता है ऑटोमेटिक, जो कि हाई वोल्टेज पर स्थापित किया जाता है। देखो, यहाँ पर 11/0.4 kV है, तो 11 kV ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई हो गई, और 0.4 kV ट्रांसफार्मर की आउटपुट सप्लाई हो गई। तो ये इनपुट सप्लाई है, ये आउटपुट सप्लाई है। ठीक है, इनपुट 11 kV है तो ये हाई वोल्टेज है, HT टेंशन वोल्टेज है। 0.4 kV आउटपुट वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, यानी LT वोल्टेज है, LT लो टेंशन वोल्टेज है। ठीक, तो ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज। यहाँ पर 11 kV की तरफ जितनी भी चीजें लगेंगी सब HT होंगी, और 0.4 kV की तरफ जितनी भी चीजें लगेंगी सब LT होंगी। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंगल लाइन डायग्राम समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 11 kV का जनरेशन हुआ, यहाँ से फिर ST ऑल सर्किट ब्रेकर लगाया, क्योंकि 11 kV हाई टेंशन लाइन है। ठीक, इसके बाद मुझे 1000 kVA का ट्रांसफार्मर स्थापित करना था, लेकिन मैं 1000 kVA का ट्रांसफार्मर स्थापित ना करके 500 kVA के 2 स्थापित कर सकता हूँ। क्यों? इससे फायदा क्या है? देखो, ट्रांसफार्मर का हमेशा पैरेलल ऑपरेशन चलता है। क्यों चलता है?
क्योंकि देखो अगर एक लाइन खराब हो जाएगी, अगर मान लो ये लाइन खराब हो गई तो कम से कम बिजली का उत्पादन इससे तो कंटिन्यू चालू रहेगा, कंटिन्यू इस सप्लाई से तो बिजली कंटिन्यू निकलती रहेगी, कंटिन्यू हमें वितरित होती रहेगी, कम से कम बिजली का उत्पादन और वितरण रुकेगा तो नहीं। ओके, और हमें टाइम भी मिल जाएगा इस लाइन को मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम हमेशा जो सब स्टेशन स्थापित करते हैं तो वहां पर टू पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। देखो ट्रांसफार्मर को टू पैरेलल ऑपरेशन की कुछ कंडीशन होती हैं। क्या कंडीशन होती है सुन लो। ट्रांसफार्मर को समांतर में हम तभी चला सकते हैं जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों की इम्पीडेंस सेम हो, दोनों ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो समान हो। ठीक है, दोनों के फेज सीक्वेंस कला अनुक्रम जोड़ने का तरीका, तार को किससे जोड़ना है, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, दोनों की टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, ये कंडीशन है। ओके, तब हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 केवीए के दो ट्रांसफार्मर स्थापित किए, एक ये है और एक ये। 500 हो गया 1000 केवीए। ओके, अब देखिए यहाँ पर 0.4 केवी, तो ये लाइन 11 केवी की है, नीचे की लाइन 0.4 केवी की है। ये 11 केवी की लाइन है, ये 0.4 केवी की लाइन है। तो 11 केवी पर मैंने क्या क्या लगाया है, देखो 11 केवी लाइटिंग अरेस्टर लगाया मैंने, ठीक, ताकि हमारी बादलों की बिजली हो, जो शॉर्ट सर्किट करंट हो वो पृथ्वी में भू विवाह हो जाए, यानी पृथ्वी में अर्थिंग हो जाए। ठीक, इसके बाद मैंने इसको प्रोटेक्शन करने के लिए शॉर्ट सर्किट करंट, हाई करंट से शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन डिवाइस लगाई है, STOCB हाई टेंशन ऑल सर्किट ब्रेकर, जो कि ट्रांसफार्मर की 11 केवी की लाइन की तरफ लगा हुआ है। इसके बाद मैंने 0.4 केवी की तरफ एक LT ऑल सर्किट ब्रेकर लगाया, ताकि अगर यहाँ कहीं कोई फॉल्ट होता है, करंट का मान बढ़ता है, तो ये सर्किट ब्रेकर LT ऑल सर्किट ब्रेकर तो LT ऑल सर्किट ब्रेकर क्या हो जाए, LT अगर यहाँ पर कोई फॉल्ट होगा या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया या बादल की बिजली गिर गई, तो LT ऑल सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, ऑपरेट होगा, और ये एक स्विच ही होता है, जैसे ही ऑपरेट होगा तो ये परपथ को भंग कर देगा। ओके दोस्तों, इसके बाद 4 आउटपुट सोर्स देने थे, यहाँ पर देखो जिसमें 4 आउटपुट सोर्स देने हैं, वो भी 250 केवीए के, तो मैंने 250 केवीए के 4 आउटपुट सोर्स निकाल दिए हैं। और ये हमारा बस कपलर है, ये क्या है हमारा बस कपलर। ये बस कपलर इसलिए है कि अगर कोई एक लाइन खराब हो जाती तो हम बस कपलर से तोड़ के उस लाइन को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, इंडोर टाइप सब स्टेशन। फिर से एक बार देख लीजिए, 11 केवी का जनरेशन हुआ, यहाँ पर ये आइसोलेटर लगा हुआ है, ये सिंबल किसका है, ये आइसोलेटर का है, ये आइसोलेटर है। यहाँ पर ये भी ये ST आइसोलेटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो 11 केवी का जनरेट किया, फिर आइसोलेटर लगाया, आइसोलेटर के बाद अपना सर्किट ब्रेकर लगता है तो ऑल सर्किट ब्रेकर लगाया। फिर मैंने 500 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर स्थापित किए हैं। तो 11 केवी की तरफ मैंने सबसे पहले लाइटिंग अरेस्टर, फिर आइसोलेटर, फिर ST सर्किट ब्रेकर, इसके बाद LT तरफ मैंने LT सर्किट ब्रेकर लगाया और 4 आउटपुट सोर्स से। तो ये हमारा हो गया 11 केवी का सिंगल लाइन डायग्राम, जो कि सिंगल लाइन डायग्राम है किसका, इंडोर टाइप सब स्टेशन का। ठीक, अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं आधा क्वेश्चन आज सॉल्व करूंगा और अगली वीडियो में इसकी एस्टिमेटिंग पर चलेंगे। एस्टिमेटिंग के लिए ध्यान रखो, एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या लगा है यहाँ पर। ST ऑल सर्किट ब्रेकर 2, हाई टेंशन ऑल सर्किट ब्रेकर कितने लगेंगे 2। अगर मैंने एक का रेट मुझे याद होगा तो 2 का मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट लिख सकता हूँ। ठीक, 2 ट्रांसफार्मर लिए 11/0.4 केवी के, 2 LT ऑल सर्किट ब्रेकर लिया गया है, 2 ST लाइटिंग अरेस्टर लगे हुए हैं। तो ये सब एस्टिमेटिंग में लिखा जाएगा, जितनी भी चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। और वायर कौन सी लगेगी तो वो अभी हम करंट की कैलकुलेशन करेंगे, तब हमें पता पड़ेगा हमें कि कौन सी वायर यूज करेंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। ये हो गया सिंगल लाइन डायग्राम। अब यहाँ पे मैं जो चीज दी रखी है तो मैं एक एक करके लिख ले रहा हूँ। ठीक, मेरे पास कितनी पावर है, 1000 केवी है, कितना और तुम्हारा कितना ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है, 11/0.4 केवी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज।
ओके दोस्तों, और आउटपुट सोर्स कितना है, 250 केवीए का आउटपुट सोर्स है। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखो उपकेंद्र जो है सब स्टेशन है, उस पर लोड कितना है, उपकेंद्र पर कारभार कितना है। अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन को। उपकेंद्र पर कारभार कितनी पावर का लोड है, कितने पावर का लोड है, 1000 केवी। एसटी साइड की वोल्टेज कितनी है, एचटी, ये एसटी साइड है, ये एलटी साइड है, तो एसटी साइड की वोल्टेज कितनी है, 11 केवी। तो एचटी साइड वोल्टेज, एचटी वोल्टेज कितनी होगी, 11 केवी। ओके, तो एसटी साइड में करंट कितनी फ्लो होगी, तो एसटी साइड में करंट, तो करंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम Q/√3V। ओके, P बराबर 3 फेज के लिए कितना होता है, √3VI cos फाइव, सॉरी cos फाइव नहीं, P बराबर √3VI। ओके, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से हम I = Q कितना है, Q कितना है 1000 केवीए बटे √3, और वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 11 केवी, तो 11, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी धारा का मान आता है 52.49 एम्पियर। यह इतनी धारा का मान आप सॉल्व कर सकते हो, आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा क्या, ये तो एसटी साइड की करंट आ गई, कितनी करंट आ गई, एसटी साइड की करंट आ गई। अब मैं निकालूंगा एलटी साइड की। अब मैं किसका निकालूंगा, एलटी साइड की करंट। याद रखिएगा कि एसटी साइड की करंट कितनी आई है, 52.49 एम्पियर। ठीक, अब उपकेंद्र पर कारभार 1000 केवी है। अब एलटी वोल्टेज कितना है, एलटी वोल्टेज है अपना 0.4 केवी। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं एलटी साइड की करंट निकालूंगा। भाई जैसे ट्रांसफार्मर था तो ये एसटी साइड थी, ये एलटी साइड थी, तो यहाँ करंट कुछ और फ्लो होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज की तरफ लो करंट फ्लो होती है, दुर्बल धारा फ्लो होती है, और लो टेंशन जहां लो वोल्टेज होता है वहां हाई करंट प्रबल धारा फ्लो होती है। तो करंट दोनों जगह कैसी होगी, अलग अलग होगी। ठीक, तो यहाँ एलटी साइड में करंट कितनी होगी, I = कितनी फ्लो होगी, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा Q/√3 × V। तो I = Q कितना है, 1000 केवी है, √3, वोल्टेज कितना है 0.4 केवी। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आ जाती है 1443.38 एम्पियर। ये हमारी इतनी धारा आ गई। प्रूव हो चुका है कि एलटी साइड में एचटी करंट कितनी आई थी, एचटी करंट कितनी आई थी, एचटी करंट आई थी 52.49 एम्पियर। देखो एचटी हाई वोल्टेज की लो करंट, और यहाँ लो वोल्टेज की हाई करंट। देखो ट्रांसफार्मर में यही होता है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों करंट आ चुकी है, एलटी साइड की भी करंट आ चुकी है और एचटी साइड की भी करंट आ चुकी है। तो यहां से हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया। इसके बाद हम लिखते हैं एज्यूम्पशन, हेडिंग डालते हैं एज्यूम्पशन, पूर्वानुमान। तो इसमें हम क्या क्या पॉइंट लिखते हैं, सुनिए। इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। नंबर 1 में सबको बताता जा रहा हूं, एक एक पॉइंट आप सुनते जाइए। सबसे पहले क्या किया हमने, नंबर 1, उपकेंद्र पर सब स्टेशन पर हमने 500 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर 11/0.4 केवी स्थापित किए। पहला पॉइंट, उपकेंद्र पर सब स्टेशन पर 500 केवीए के 2 ट्रांसफार्मर 11/0.4 केवी के स्थापित किए। पहला पॉइंट हो गया। ठीक, फिर क्या किया, और क्या, अगला एज्यूम्पशन लिखनी। जो चीज हमें पता होगी, जो हमने किया है वो लिखना है हमें, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो चीज हमें एज्यूम्पशन में लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 250 केवीए के 4 आउटपुट सोर्स है। यहाँ पर 250 केवीए के, दूसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 250 केवीए के 4 आउटपुट सोर्स है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद
यहां पर अब देखो, अब मैंने क्या किया, यहां पर एसटी साइड में एसटी लाइटिंग अरेस्टर, एसटी आइसोलेटर, एसटी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे, ठीक। और एलटी साइड में एलटी लाइटिंग अरेस्टर, एलटी आइसोलेटर, एलटी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद देखो सब स्टेशन पे लाइन कहीं ना कहीं से आ रही होगी, कहीं ना कहीं से तो वायर सब स्टेशन पर आएगा, तो एक पोल सब स्टेशन से कुछ दूरी पर लगा होगा। जैसे यहाँ पर ये सब स्टेशन है, ये सब स्टेशन है, और तो कहीं ना कहीं पे यार एक पोल लगा होगा, ये पोल, तभी तो इस पे लाइन आएगी, तार आएंगे, तभी तो इस पे सप्लाई आएगी, है ना। तो वो तार लगभग हम जो दूरी लेते हैं ना, वो लगभग हम ले लेते हैं 25 या 30 मीटर की दूरी पर। तो वितरण पोल, इसे बोलते हैं वितरण पोल। वितरण पोल की सब स्टेशन से दूरी 30 मीटर है। वितरण पोल की सब स्टेशन से दूरी 30 मीटर है। ओके दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट, सेक्शन में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। यहां सब स्टेशन में 2 ट्रांसफार्मर रूम होंगे और एक कंट्रोल रूम होगा। भाई 2 ट्रांसफार्मर लगाए ना मैंने, तो दो ट्रांसफार्मर रूम होंगे और एक उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। तो उनकी मेजरमेंट क्या रहेगी, तो जो ट्रांसफार्मर रूम होता है, ट्रांसफार्मर रूम की जो मेजरमेंट होती है, ट्रांसफार्मर रूम की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 5 मीटर। मीटर में चलेंगे, सब मीटर में होगा, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। और जो कंट्रोल रूम होगा, वो कंट्रोल रूम की मेजरमेंट होगी 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मीटर, 9 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। ओके, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये ट्रांसफार्मर रूम। तो अर्थात उपकेंद्र पर 2 ट्रांसफार्मर रूम 2.5 मल्टीप्लाई 5 मीटर के होंगे तथा एक कंट्रोल रूम 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 के होंगे। तो अब बचा है हमारा ओनली एस्टिमेटिंग बची हुई है। तो हम अगली वीडियो में इस क्वेश्चन की एस्टिमेटिंग टेबल बनाकर करेंगे कि क्या क्या चीजें हमने लगाई हैं और उसके रेट लिखेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और प्लीज प्रत्येक वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है।